क्लास। यहाँ हम 11th क्लास NCERT के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 11th वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को डिस्कस करेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन बोहर एटॉमिक मॉडल की एक मेन लिमिटेशन थी। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले मैं अवश्य कहूँगा कि आप हमारा 10th वीडियो लेक्चर अवश्य देखें, जिसमें कि हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया है। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यदि हम सामने ग्रीन बोर्ड पर देखें और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की बात करें तो ड्यूअल का मतलब होता है द्वैत। द्वैत का अर्थ होता है दो तरीके की नेचर रखने वाला। तो यहाँ पे दो प्रकार की नेचर का जो उद्देश्य है वो है एक पार्टिकल नेचर जिसे हम कण रूप कहते हैं, और एक है वेव नेचर जिसे हम तरंग रूप कहते हैं। तो हम अब तक हमने जितने अपने एटॉमिक मॉडल डिस्कस किए, हम वीडियो लेक्चर नंबर 5 की बात करें जिसमें कि हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया, और अगर हम वीडियो लेक्चर नंबर 10 की बात करें जिसमें कि हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया, उन सब एटॉमिक मॉडल्स में हमने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को पार्टिकल फॉर्म में या कण रूप में मान करके हमने उनको डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर का उद्देश्य ये समझाना है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि कोई चौक का टुकड़ा है या कोई गेंद है जो कि मूविंग पोजीशन में है, जो कि गति की अवस्था में है, उसकी दो प्रकार की नेचर होगी। कभी वह पार्टिकल नेचर अर्थात कण रूप को फॉलो करेगी और कहीं पर वह वेव नेचर या फिर तरंग रूप को फॉलो करेगी। इस वीडियो लेक्चर को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हमने एक टेबल के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया है कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में क्या क्या मेन डिफरेंस हैं। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को स्पष्ट करने के लिए फ्रेंच साइंटिस्ट डी ब्रॉगलिक ने 1924 में एक थ्योरी दी जिसको कि हम ड्यूअल नेचर थ्योरी कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक मटेरियल पार्टिकल के साथ एक तरंग संबद्ध रहती है जिसे डी ब्रॉगलिक वेव कहते हैं। तो शुरू में इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी वह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर बेस थी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन बात को इस थ्योरी को किसी भी मटेरियल पार्टिकल जैसे कि कोई चौक का टुकड़ा है जो कि मूविंग पोजीशन में है या फिर लुढ़कती हुई गेंद है, उस पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका जो बेस था इस थ्योरी को देने का वो प्लांक क्वांटम थ्योरी, जिसमें कि हम E=hν के अनुसार एनर्जी ऑफ फोटोन को मानकर चलते हैं। ये प्लांक क्वांटम थ्योरी को हमने अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आप जानते हैं, 6th क्लास से आप उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, E=mc²। तो ये दोनों ही एनर्जीज़ हैं और किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो हमने नेक्स्ट अपने पार्ट में दोनों ही इक्वेशन को बराबर कर दिया है। ये भी एनर्जी है E=hν और ये भी एनर्जी है E=mc²। दोनों का जब हमने बराबर किया तो hν=mc²। यहाँ पर हमने न्यू की वैल्यू c/λ लगा दी। हम जानते हैं न्यू जो होता है वो c/λ के बराबर होता है। c से c यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू आएगी h/mc के बराबर आएगी। यहाँ पर जो h है वह प्लांक कांस्टेंट है, c प्रकाश का वेग है, जबकि m जो है वो जो सूक्ष्म कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कोई मटेरियल पार्टिकल है, उसका ये मास या द्रव्यमान को यहाँ पर शो करता है। हम जानते हैं m×c यानी द्रव्यमान गुणा वेग जो होता है वो संवेग या मोमेंटम के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर इसको p से रिप्लेस कर दिया, तो λ=h/p। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो ये दोनों फार्मूलाज देख रहे हैं, λ=h/mc और λ=h/p, जब आप इस चैप्टर के लास्ट में दिए हुए न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर उनको करने में ये आपकी हेल्प करेगा। तो आप इसको एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
और इसको अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर अप्लाई की जाती है, लेकिन आज हम इसको मटेरियल पार्टिकल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। केवल कंडीशन ये है कि वह मटेरियल पार्टिकल स्टेशनरी पोजीशन में अर्थात स्थिर अवस्था में नहीं होना चाहिए, वह मूविंग पोजीशन में होना चाहिए, मूव करता हुआ होना चाहिए, चलायमान होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। यदि हम इस इक्वेशन को किसी मटेरियल पार्टिकल जैसे कि चौक का टुकड़ा है या लुढ़कती हुई गेंद है या फिर अर्थ जो कि अराउंड द सन मूव कर रही है, उस पर जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 को हम इस प्रकार से लैम्डा इक्वल टू h/mv के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर जो v है इसको वेलोसिटी ऑफ मैटर या पदार्थ का वेग कहते हैं। तो इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि लैम्डा जो है वो एक वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, और m जो है वो किसी भी मटेरियल का मास है, द्रव्यमान है। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई मटेरियल जो कि मूविंग पोजीशन में है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, एक वेव जो है, तरंग जो है वो संबद्ध होगी। पदार्थ का द्रव्यमान या मास जितना अधिक होगा तो उसके साथ जो संबद्ध तरंग दैर्घ्य है या उसके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि लैम्डा में और मास में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो यहाँ पर यदि किसी भी पार्टिकल का मास यदि बढ़ जाता है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है वह बहुत ही कम हो जाती है। यही कारण है कि जो हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि पृथ्वी है, सन है, इनके साथ जो एसोसिएटेड वेव होगी उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होगी, जिसको कि हम शायद काउंट ना कर पाएँ। हालांकि हम उसको कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस या उसकी अस्तित्व पर एक ज़रूर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि ये जो अर्थ या मून है या मार्स, जुपिटर, ये जो बड़े बड़े मटेरियल्स हैं, इनका द्रव्यमान या इनका जो मास है बहुत अधिक होने के कारण इनके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ बहुत ही सूक्ष्म होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 है वह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर अच्छी तरीके से एप्लीकेबल है, और जो बड़े बड़े जो मास पार्टिकल्स हैं जैसे कि जुपिटर, अर्थ, सन, मून, उन पर ये एप्लीकेबल होगी, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी वो बहुत ही सूक्ष्म होगी। तो यदि हम इनको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर अप्लाई करते हैं तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसको हम डी ब्रोगली वेव या फिर डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। तो किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव को हम डी ब्रोगली वेव या डी ब्रोगली तरंग कह सकते हैं। आइए वेव एंड पार्टिकल्स में क्या क्या डिफरेंस हैं सामने उसको एक टेबल के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे कि आप सामने टेबल पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक फ़िक्स पोजीशन होती है, वो स्पेस में एक फ़िक्स पोजीशन पर स्थिर होते हैं, जबकि जो वेव होती है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, वह डीलोकेलाइज होती है। इसको आप एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। जब आप किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर एक पर्टिकुलर स्थान पर जाकर के गिरता है, जबकि उस पत्थर के गिरने से जो वेव्स बनती हैं वो उस स्थान के चारों तरफ सर्कुलर किनारे की ओर मूव करती हैं। तो आप इस एग्जांपल के द्वारा स्पष्ट समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल होता है उसकी एक फ़िक्स पोजीशन होती है, जबकि जो वेव्स होती हैं वो फिक्स पोजीशन नहीं रखती हैं, वह डीलोकेलाइज होती हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। यदि एक स्थान पर पार्टिकल रखें तो उस स्थान पर दूसरा पार्टिकल नहीं रखा जा सकता। इसका तात्पर्य ये है कि पार्टिकल्स अपना स्थान ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वहाँ पर कोई दूसरी पार्टिकल्स नहीं आ सकता, जबकि वेव्स जो होती हैं वो 2 या 2 से अधिक वेव्स एक ही स्थान पर रखी जा सकती हैं। थर्ड लिमिटेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। यदि स्पेस में 2 या 2 से अधिक पार्टिकल्स रखे हों तो उनकी जो संख्या होगी वो टोटल उनके बराबर होगी। जैसे कि एक स्थान पर यदि एक पार्टिकल रखा है उसके बराबर में एक पार्टिकल और रखा है तो कुल संख्या जो होगी पार्टिकल्स की वो उनके टोटल यानी कि 2 के बराबर होगी। जबकि वेव्स
यदि एक स्थान पर 2 या 2 से अधिक वेव्स हैं तो उनकी जो रिजल्टिंग वेव्स होगी, जो उनकी परिणामी वेव होगी, या तो मुख्य वेव से वो छोटी होगी या फिर मुख्य वेव से वह बड़ी होगी। तो इस प्रकार हमने पार्टिकल और वेव में जो डिफरेंस है वो हमने समझे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी में इसको एज इट इज़ लिख दीजिएगा। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं।